नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक ऐसे मामलों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं जिसमें कहीं पुलिस, कहीं अदालत और कहीं फरियादी और कहीं आरोपी, ये सब अपनी अपनी भूमिका से थोड़े से विचलित हुए और एक अच्छा वाला मामला बिगड़ गया। शुरुआत करूंगा एक किंवदंती से, एक कहानी से। राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के एक बड़े, कहना चाहिए, आदर्श शासक, उनके दरबार में एक केस आया। दो बहनें, सगी बहनें, एक बच्चे पे दावा कर रही थी ये बच्चा हमारा। दूसरी बहन कहे नहीं बच्चा मेरा, वो कहे बच्चा मेरा। अब महाराज को लगा कि तयशुदा नीति के तहत यदि न्याय हुआ तो हो सकता है वो न्याय गलत हो जाए, तो क्या करें। महाराज ने नीति से हटकर, एक तयशुदा पैटर्न से हटकर विवेक का इस्तेमाल किया। क्योंकि उस वक्त कोई डीएनए टेस्ट तो होता नहीं था कि डीएनए की जांच करी, माँ का बेटे से मिलाया और सौंप दिया, वो भी संभव नहीं था। तो उन्होंने विवेक का इस्तेमाल क्या किया कि उन्होंने दोनों से पूछा, तो दोनों ने कहा कि मेरा, उसने कहा मेरा। क्योंकि महाराज बहुत विवेकशाली, बुद्धिशाली थे, उनकी समझ में ये बात आ चुकी थी कि ये बच्चा किसका होना चाहिए। क्योंकि जब दो महिलाएं आपस में लड़ती हैं किसी बच्चे के लिए, तो असली मां जो होती है उसके भाव अलग होते हैं चेहरे के। वो समझ तो गए थे, लेकिन उनको एक, कहना चाहिए, ऐसा न्याय करना था जो न्याय हो भी और न्याय दिखे भी। तो उन्होंने एक, कहना चाहिए, विवेक का उपयोग हो रहा है यहाँ पर। उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि ये तय तो हो नहीं पा रहा बच्चा किसका है, और दोनों दावा कर रहे हैं बच्चा हमारा है। तो एक काम करते हैं कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर देते हैं बीच में से, और इन दोनों को आपस में वो बच्चे के टुकड़े बांट दो। उन्होंने ये अपने मंत्री को आदेश सुना दिया कि बच्चे के दो टुकड़े करके और दोनों महिलाओं में आपस में बांट दो। तो एक महिला से उनने उसकी रजामंदी ली पहली से, बोलो आपको ये मंजूर है। तो उस महिला ने बड़े मायूसी के साथ कह दिया, ठीक है महाराज, आप कह रहे हैं तो मैं राजा की बात से कैसे मना कर सकती हूँ, ठीक है आधा हिस्सा ले लूंगी। फिर दूसरी से पूछा कि तुम्हें मंजूर है। वो बोली कि नहीं नहीं, बच्चे को मत मारो, इसी को दे दो बच्चा। महाराज समझ गए बच्चे की असली मां ये है, क्योंकि मां बच्चे को सलामत चाहती है, वो भले कहीं भी रहे। तो यहां विवेक का इस्तेमाल हुआ और एक अच्छा न्याय हो गया। अब जी मैंने कहानी क्यों कही, अब आते हैं अपन मूल घटना पर। ग्वालियर के हाईकोर्ट में, ग्वालियर में हाईकोर्ट की बेंच एक बड़ा अनोखा मामला पहुंचा। ये मामला क्या था, दो विद्यार्थियों पर डकैती का मामला दर्ज हुआ है ग्वालियर के पड़ाव थाने में। डकैती, लूट डकैती का। ये क्यों हुआ, अब उसके बेस में चलते हैं। झांसी में एक निजी यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति ट्रेन में सफर कर रहे थे। इन्हें ट्रेन में हार्ट अटैक आ गया। बोगी में मौजूद छात्रों ने मोबाइल के माध्यम से हर वांछित जगह पर कॉल किए कि हमें तत्काल एक मेडिकल मदद चाहिए, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति को अटैक आया है और वो कुलपति हैं। तो रास्ते में कहीं मदद नहीं मिली, ग्वालियर स्टेशन आ गया। छात्रों को मोबाइल पर यह आश्वासन दिया गया कि ग्वालियर में उतार लो, एम्बुलेंस मिलेगी, उससे तत्काल जे आरोग्य हॉस्पिटल ले जाएगी और इन्हें इलाज समय पर मिल जाएगा। छात्रों ने कुलपति को उतार दिया। उन्हें उम्मीद थी एम्बुलेंस मिलेगी, तत्काल जेएएच ले जाएंगे, जे आरोग्य हॉस्पिटल ले जाएंगे और कुलपति शायद बच जाएंगे। लेकिन जब स्टेशन पर उतरे तो ना वहां एम्बुलेंस थी और ना कोई अन्य मेडिकल इमदाद वहां पहुंची थी। जाहिर है छात्रों के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने आसपास देखा कोई सहायता अन्य मिल जाए। तो उन्होंने देखा पोर्च में एक कार खड़ी थी। स्टेशन के बिल्कुल जैसी प्लेटफॉर्म के बाहर निकलते हैं पोर्च बने हुए हैं, वहां पोर्च में कार लगी थी। सहज भाव ने इन लड़कों ने, इन छात्रों ने वहां खड़े ड्राइवर से चाबी मांग ली। उससे पहले कहा प्लीज आप
ये ऐसी ऐसी बात है, आप इनको जा छोड़ दीजिए अस्पताल तक। तो उसने मना किया। अब यहाँ एक पेच, सबसे पहला पेच, इस ड्राइवर ने मना क्यों किया? क्योंकि इस ड्राइवर को ये गाड़ी जज साहब की थी और जज साहब ट्रेन से पहुंचने वाले थे। यदि ये छोड़ने जाता तब तक जज साहब आ जाते तो इस ड्राइवर की नौकरी पे बन जाती 100%, वरना कोई मना नहीं करता ऐसी स्थिति में। उसने शायद यही चीज जानकर मना कर दिया, नहीं ले जा पाऊंगा, साहब आ रहे हैं। अब लड़कों को ये लगा कि मेडिकल इमदाद में एक त्वरित गति, कहना चाहिए प्रथम घंटा, 1 घंटा बड़ा महत्वपूर्ण होता है अटैक वालों को। उनको लगा कि ऐसी में अगर अपन थोड़ा सा जोर जबरदस्ती कर भी लेंगे तो मानवीय पहलू को देखते हुए शायद शासन प्रशासन क्षमा भी कर दे। तो उन्होंने शायद ये चीज ध्यान में रख के उन शिक्षित विद्यार्थियों ने उससे कार की चाबी छीनी, कुलपति को उसमें डाला और अस्पताल ले गए। विडंबना कि अब वो देर यहां हुई गाड़ी के पास, या देर प्लेटफॉर्म से कुलपति को बाहर लाने में हुई, कुल मिला के वो नहीं बचाए जा सके, वो निधन को प्राप्त हो गए। अब बाद में जो घटनाक्रम हुआ होगा उसका हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी मीडिया के माध्यम से ये चीज नहीं आई है क्या हुआ। हम अंदाज ये लगाते हैं कि जैसे जज साहब आए होंगे उन्होंने ड्राइवर से पूछा होगा, या ड्राइवर ने तत्काल उनसे संपर्क करके बताया होगा, साहब कुछ लोग गाड़ी छीन के ले गए। घटना तो बताई होगी, ड्राइवर ने घटना तो बताई होगी कि साहब ऐसी ऐसी बात थी और जब मैं नहीं ले गया तो वो छीन के ले गए। तो फिर उसके बाद जो रिपोर्ट दर्ज हुई, उस रिपोर्ट से वो घटना का वो मूल भावना, जो कहना चाहिए मानवीय पहलू, वो नदारद हो गया। अब या तो पुलिस ने जज साहब को फरियादी के रूप में या जज साहब के ड्राइवर को फरियादी रूप में देखते हुए एक कहना चाहिए अतिरिक्त उत्साह दिखा देता है कई बार अपने से वरिष्ठ को खुश करने के लिए। तो यहां पुलिस ने भी उस मानवीय पहलू को टच नहीं किया कि ये लूट क्यों हुई, ये डकैती क्यों हुई। दरअसल ये डकैती लूट का मामला ही बड़ा अफसोस होता है। इस पूरी कहानी में लूट डकैती धाराएं कहां से आ गई? क्योंकि ड्राइवर ने ये तो बताया होगा पुलिस को भी और जज साहब को भी कि साहब एक व्यक्ति को ले जाने बोल रहे थे, बीमार था, और जब मैंने मना किया तो उन्होंने चाबी छीनी और ले गए। खैर, रिपोर्ट हो गई गंभीर धाराओं में लूट और डकैती। अब चूंकि धारा खतरनाक थी तो फिर जिला अदालत से जमानत निरस्त होना स्वाभाविक था। अब बस ये यहां वो कहानी मैंने इस जगह के लिए कहानी सुनाई थी वो मैंने, हालांकि हम क्या आईना दिखाएंगे न्यायालय को, क्योंकि न्यायालय अपने आप में इतनी ज्यादा विवेकशील और बुद्धिमान होती है कि उसे अपने क्षेत्र में किसी और का दखल पसंद तो नहीं आता। ये मैं अपने अनुभव से जानता हूं, इसका मैं भुक्तभोगी भी हूं। तो यहां अदालत ने धारा देखी बस। क्या अदालत को उस बीच जब जमानत की याचिका लगी तो अदालत के जज साहिबान ने इस घटना को अखबारों में नहीं पढ़ा? ये घटना लीड फ्रंट पेज पर छपी है अधिकांश समाचार पत्रों में। ये घटना बड़ी अनोखी थी। तो क्या जज साहिबान जब अदालत की डाइस पर निर्णय देने बैठे थे कि अदालत की इन धाराओं में जमानत नहीं देना है, तो वहां वो जो मूल भावना जो अखबारों में छप गई थी, क्या जज साहब ने 1 मिनट के लिए भी विवेक का इस्तेमाल करना उचित नहीं समझा? मैं नहीं जानता संविधान इसकी अनुमति देता है या नहीं देता है, लेकिन यहाँ यही सवाल है कि राजा विक्रमादित्य को लगा एक तयशुदा पैटर्न के तहत न्याय नहीं हो पाएगा तो उन्होंने विवेक का इस्तेमाल किया। यहाँ विवेक कहाँ चला गया? बस धाराएं देखी और एक लूट और डकैती की धाराएं देखते हुए उस अदालत ने नष्ट कर दिया जमानत याचिका को, क्योंकि इन छात्रों की। खैर, जैसा कि प्रावधान है, उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय ने इस ताकीद के साथ उन्हें जमानत दे दी कि आपको जांच में सहयोग करना होगा, इस शर्त पर जमानत दी जा रही है और जमानत हो गई। अब यहां 2 चीजें हैं। नंबर 1, जैसे मैंने अभी स्टोरी बीच में भी कहा था कि जब ड्राइवर ने जज साहब के स्टेशन आगमन पर उन्हें बताया होगा कि साहब 2 लड़के थे, उनके साथी थे, साथ में व्यक्ति था जो हार्ट अटैक से पीड़ित बताया जा रहा था,
उसको ले जाने के लिए अस्पताल कहा गया, मैंने इनकार कर दिया क्योंकि आप आने वाले थे, तो मैंने मना कर दिया, लिहाजा वो गाड़ी छीन के ले गए। ये बात मैं अब ड्राइवर पे आता हूं कि ड्राइवर ने अपने कर्तव्य में नौकरी को प्रधानता दी। उसको लगा कि यदि मैं इन्हें ले गया और जज साहब आ गए इस बीच, तो उस टाइम नौकरी चली जाए मेरी, कि तू कैसे ले गया मुझे यहाँ स्टेशन में छोड़ के। तो यहाँ ड्राइवर ने अपनी नौकरी बचा ली। अब जब जज साहब की नौकरी में ये चीज आई होगी या नहीं भी आई, तो सुबह अखबारों में थी, ये घटना सुबह अखबारों में थी। मान लीजिए ड्राइवर ने, क्योंकि ड्राइवर ने जज साहब के आदेश पर ही फिर FIR कराई होगी, ये भी मैं संतुष्ट हूं इस पक्ष से। तो फिर मान लीजिए दर्ज हो भी गई, आधी रात को रिपोर्ट दर्ज हो गई वो, तो सुबह जब अखबारों में ये चीज आई, तो क्या इन धाराओं में संशोधन अपेक्षित नहीं था? जज साहब अपना बड़प्पन का परिचय देते हुए आगे बढ़ते और पुलिस को ये ताकीद करते, उसको ये निर्देश दे देते कि भाई ठीक है, अपराध तो हुआ इन बच्चों से, लेकिन इसमें मानवीय पहलू इसमें शामिल है। उनका इंटेंशन गलत नहीं था, वो आवेश में, वो अतिरिक्त उत्साह में या हड़बड़ी में कुछ ऐसा कर गए जो उन्हें नहीं करना था। लिहाजा धाराएं कुछ ऐसी हो सकती हैं जिसके तहत उन बच्चों की तत्काल जमानत हो जाए और केस भी उसी दृष्टि से तत्काल समाप्ति को प्राप्त हो जाए, ताकि लोग कम से कम आपातकालीन स्थिति में किसी मजलूम की मदद करने से हिचकिचाए ना। वो भी नहीं हुआ। पुलिस का मैंने कह दिया, पुलिस मानवीय पक्ष देखती भी कहाँ है, पुलिस का तो काम है वो देख लेती है फरियादी किस स्तर का है। फरियादी यदि उठाई गिरा है तो फिर उसको पहली बात तो सुनवाई उसकी करनी नहीं है, और करनी भी है तो धारा अपने हिसाब से लगाती है जिसमें उसके यहाँ थाने का रिकॉर्ड खराब ना होता हो, वो कहती जाओ। और यदि बलशाली, ताकतवर, प्रभावशाली कोई व्यक्तित्व फरियादी के रूप में सामने है, जैसा कि ये ड्राइवर है जज साहब का, तो फिर वो फरियादी को अधिकतम संतुष्ट करने का कृत्य करती है जिसमें किया गया। अब नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अब बीते रोज एक लंबी प्रक्रिया के बाद उन छात्रों को जमानत मिल पाई है। धन्यवाद उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ को कि उन्होंने इस मानवीय पहलू को समझा। लेकिन अब मैं मीडिया से ये दरखास्त करना चाहूंगा और अन्य जिन लोगों ने इस खबर को बारीकी से देखा है, मीडिया उन 2 छात्रों से पूछे जो इस केस में लौट चुके हैं कि क्या भविष्य में कोई व्यक्ति गंभीर अवस्था में आपको पड़ा मिल जाए कहीं, तो आप इसी तरह उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे? अब आप देखें, दिलचस्प जवाब आएगा आपकी बात। और जिन लोगों ने अखबार में घटना को पढ़ा है, मैं मीडिया से कह रहा हूं कि मीडिया ही अब जीवित और कहना चाहिए ना स्पंदन जिसमें शेष रह गया है, तो मैं मीडिया से अपेक्षा करूंगा वो अब अन्य लोगों से पूछे जिनने अखबार में ये घटना पढ़ी और जो दुर्दशा इन छात्रों की देखी है, उनसे पूछा जाए यदि तुम्हें कोई व्यक्ति पड़ा मिल जाए कि इसकी मदद जरूरी है वरना ये मर जाएगा, और कोई मदद करने तैयार ना हो, संसाधन सामने हो और आदमी मना करे कि हम नहीं करेंगे सहयोग, तो ऐसे में क्या मदद करने वाला व्यक्ति जोखिम मोल लेगा? इस घटना को समझने के बाद, पढ़ने के बाद और इन फजीयत जो छात्रों की हो रही है उसके बाद, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन ये अंदेशा, ये आशंका स्पष्ट करता हूं, बहुत से लोग इनकार करेंगे, क्योंकि एक अच्छा मोटिव होने के बाद भी ये स्थिति बच्चों की, और जबकि इसमें विवेक का इस्तेमाल होना बहुत आवश्यक था। केवल धाराओं के तहत सब कुछ चलना कि बस हम तो धाराओं के तहत ये प्रावधान है, वो प्रावधान हो गया, कोई नजीर देखी, नजीर से संतुष्ट हुए तो फैसला हो गया। इसके बाहर भी यदि अदालत ना निकले तो फिर क्या उम्मीद करें कि हम मानवीय पहलुओं को भारतीय समाज में जागृत अवस्था में देख पाएंगे? और यदि हम चाहते हैं इस निराशा के भाव से बाहर निकला जाए, तो मेरा निवेदन यही है कि अभी भी क्योंकि फरियादी पक्ष के हाथ में सब कुछ होता है,
अभी भी फरियादी पक्ष जो जज साहिब का ड्राइवर है वो ये कथन कर सकता है कि हाँ मोटिव ये था, लिहाजा हम अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं। तो ये केस शायद या तो खत्म होगा या कम से कम आसान तो हो ही जाएगा। यदि ये होता है तो संभव है ये छात्र जो फंस गए थे केस में, ये आगे भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हिम्मत जुटा पाएंगे। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज विराम लूंगा, फिर इसी ऐसे किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। और हाँ, हमारे जो कंटेंट हैं वो जन सरोकारों से जुड़े हुए होते हैं, लिहाजा आप सबसे दरखास्त करते हैं कि इन कंटेंट्स को लाइक दीजिए, इन्हें शेयर कीजिए। शब्दकोश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।